हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव को कम समय में कैसे हम उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है ना। तो इस विषय में हम बात करेंगे, लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग सबसे पहले ये फोकस करें कि सिलेबस जो पढ़ाया गया है आप लोग को बिल्कुल वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। बाकी तो यहाँ पे इंतजाम है ही, लेकिन सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर रहेगा तो वहां से आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है ऐसे ही आप लोग सॉर्ट आउट कर लोगे। ठीक है ना। कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि आपको लगता है कि आप पढ़े नहीं हो, हालांकि पढ़ाया तो पूरा गया है यहाँ से, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव्स एक्स्ट्रा आउटसाइड से अगर पूछ भी देता है तो उसको कैसे हम टेकल करेंगे, किस तरह से उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे ताकि हम एक्चुअल उसका सही ऑप्शन मार्क कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पे और कुछ यहां पर से कुछ हम ऑब्जेक्टिव को लगाने का तरीका भी हम बताएंगे आज के क्लास में। बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ हम आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बिल्कुल एक कंसंट्रेशन यहाँ पे चाहिए होगा, तभी आप पूरा आज के क्लास का पूरा लाभ आप लोग प्रॉपर ढंग से ले पाओगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और कुछ हम लोग एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये जो आपका है क्वेश्चन, जितना भी यहाँ पे सेट जो हम लोग कंसीडर जो किए हैं, ये हम लोग कंसीडरेशन में लिए हैं 2022 का। ठीक है ना, 2022 का। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग हम बताएं उससे पहले ही आप लोग इसका आंसर बता चुके होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। ये जो है क्वेश्चन ये कह रहा है हैश ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर। हैश ब्रिज के यूज करते हुए हम लोग कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं। तो इसमें दिया है इंडक्टेंस दिया है, फिर दिया है कैपेसिटेंस दिया है, रेसिस्टेंस दिया है और दिया है नन ऑफ द अबव। तो इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और रेसिस्टेंस, ये अगर हम कहें, ये जो है इसमें डीसी कंपोनेंट की हम बात करें, डीसी और एसी बेसिस पे हमारा ब्रिज बना था जो हम बताए थे। तो रेसिस्टेंस जो है वो डीसी ब्रिज के तहत हम इसका मेजरमेंट करते हैं, यानी कि डीसी आपका जो डीसी ब्रिज जो है वो मेजर करता है किसको, रेसिस्टेंस को। और ये दोनों क्वांटिटी कैसा है, ये दोनों क्वांटिटी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दोनों का दोनों क्वांटिटी यहाँ पे कैसा है, तो एसी है। और एसी यहाँ पे है तो ये कौन सा ब्रिज इसको मेजर करेगा, तो यहाँ पे मेजरमेंट होगा किसके मदद से हम लोग करेंगे, एसी ब्रिज। ठीक है ना। तो एसी ब्रिज की मदद से हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं हैश ब्रिज। हैश ब्रिज आपको कहां पढ़ाया गया था, डीसी में पढ़ाया गया था? नहीं, ये पढ़ाया गया था एसी में। एसी में हम पढ़े थे इंडक्टेंस के पर्पस से और कैपेसिटेंस के पर्पस से हम लोग दो तरह का ब्रिज पढ़े थे। उसमें एक था मैक्सवेल्स ब्रिज, और मैक्सवेल्स ब्रिज के हेल्प से हम लोग इंडक्टेंस का हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो बच क्या गया, कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस का मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं वो किसके मदद से करते हैं, तो हैश ब्रिज के मदद से। बात समझ में आया? ये तीनों का तीनों ऑप्शन भी साथ में आपका क्लियर होना चाहिए। और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे मैटर नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव जो इंफॉर्मेटिक होगा उसको हम तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको भी हम डील करते हुए चलेंगे। तो ये समझ में आ गया। इंडक्टेंस किसकी मदद से, इंडक्टेंस हम बताए मैक्सवेल्स ब्रिज की मदद से, और दूसरा है कैपेसिटेंस। तो फिर आपके माइंड में ये आइडिया आएगा कि सर आप बताए थे मैक्सवेल्स, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ब्रिज, दो तरह का हमारे पास ब्रिज था। एक में सिर्फ वो मेजरमेंट इंडक्टेंस के लिए कर रहे थे, एक इंडक्टेंस भी कर रहे थे और कैपेसिटेंस भी कर रहे थे। तो बात सही है, लेकिन ये जो आपका डीसी, ये जो हम आपका हैश ब्रिज है, ये हमेशा किसके लिए यूज करते हैं, तो कैपेसिटेंस के लिए। ये बात आप दिमाग में रख के चलना। तो आप बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है केल्विन डबल ब्रिज। अब आप लोग को जैसे ही ये केल्विन ब्रिज दिमाग में आया, यहां केल्विन ब्रिज की बात हो रही है, तो सबसे पहली बात ये केल्विन डबल ब्रिज से पहले
आप लोग को पढ़ाया गया था केल्विन ब्रिज केबी, ठीक है ना, किलोबाइट मत समझ लेना इसे, केल्विन ब्रिज। तो ये केल्विन ब्रिज जो था उसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, तो उसके हेल्प से हम लोग ये कर रहे थे कि रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे थे। हाँ, ये एक सही समझे आप, ये एक डीसी ब्रिज है, ठीक है ना। उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज, ये सब पढ़ाए थे, सब डीसी ब्रिज में पढ़ाए थे। उसके अलावा जो भी हमारे पास आया था वो सब था क्या, तो वो सब एसी ब्रिज था। एसी ब्रिज में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये दोनों का मेजरमेंट हम लोग कर पा रहे थे। तो ये केल्विन डबल ब्रिज डीसी है, मतलब डीसी कंपोनेंट का मेजरमेंट होगा। डीसी कंपोनेंट कौन सा है, पहला दिया चार्ज, ये तो होगा नहीं, है ना। दूसरा दिया है रेसिस्टेंस, तो ये डीसी तो आता है, बात सही है। तीसरा है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये दोनों कौन सा कंपोनेंट है, तो एसी कंपोनेंट है। यानी कि एसी कंपोनेंट है तो इसको तो एसी ब्रिज मेजरमेंट करेगा। तो यानी कि इसका जवाब क्या होगा, इसका तो ये एसी तो होगा नहीं, बच क्या गया डीसी। और ये चार्ज क्या है, चार्ज जो है वो Q बराबर क्या होता है Ne, इसको प्लस माइनस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्लस माइनस Ne या फिर Np लिखते हैं। तो ये जो Ne और Np यानी कि चार्ज की बात कर रहा है, यानी कि ये जो है करंट की बात कर रहा है। लेकिन हम मेजरमेंट जो ले रहे हैं यहाँ पे, वो हम मेजरमेंट हम पर्टिकुलर रेसिस्टेंस का ले रहे हैं, यानी इंपीडेंस का मेजरमेंट ले रहे हैं। तो क्या इंपीडेंस में ये आएगा चार्ज, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये क्या होगा, नहीं होगा। बच क्या गया डीसी, डीसी में कौन सा, तो रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के लिए हम इसका यूज बिल्कुल 100% करते हैं, ये तो आप लोग को भी पता होगा। लेकिन ये तीनों का तीनों ऑप्शन भी यहां से आपका क्लियर हो गया, बात क्लियर हुई। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिस्यूटी ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, यानी कि डिस्यूटी ब्रिज। तो अब आपको अभी कुछ देर पहले ही हम बता रहे थे कि डीसी ब्रिज में जो आप लोग पढ़े हो वो कौन कौन सी ब्रिज पढ़े हो, तो सबसे पहला पढ़े आप व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा क्या पढ़े केल्विन ब्रिज, तीसरा क्या पढ़े केल्विन डबल ब्रिज। तो ये सब क्या था, डीसी ब्रिज था। इसके अलावा जितना भी आपका ब्रिज दिखता है आउट साइड का, जितना भी आप देखते हो वो सब एसी के कैटेगरी में चला जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि डिस्यूटी ब्रिज ये तीनों में तो आता नहीं है, तो फिर होगा क्या, यानी कि ये कहीं ना कहीं एसी ब्रिज होगा। और एसी ब्रिज में अब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं, ये तो आपका डीसी कंपोनेंट है, बिल्कुल इसका मेजरमेंट करेगा जी, नहीं करेगा। अब हम लोग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, हाँ जी, ये दोनों का दोनों क्या है एसी है, तो इसका मेजरमेंट तो होना चाहिए। लेकिन अब तीसरा एक और हम देख रहे हैं, ये चार्ज क्या इंपीडेंस है, तो जी नहीं, ये इंपीडेंस नहीं है। तो जब इंपीडेंस नहीं है तो यहां पे केवल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, यही दो बचा आपके पास। इंडक्टेंस के पर्पस से आप लोग सिलेबस में जो पढ़े हो वो कौन कौन सी ब्रिज पढ़े हो बताना जरा, मैक्सवेल्स ब्रिज और मैक्सवेल्स इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ये दो पढ़े थे। लेकिन है क्या डिस्यूटी ब्रिज, तो डिस्यूटी ब्रिज जो मेजरमेंट करता है वो करता किसको है, कैपेसिटेंस का मेजरमेंट करता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये एक जो आपका ऑब्जेक्टिव जो यहां से आ रहा है, बिल्कुल आपको ये दिख रहा होगा कि जो पढ़ाया गया था उससे फाजिल है ही नहीं। इतनी बातें क्लियर हो रही है। यानी कि नोट्स जो बनाए हो वो नोट्स को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स को रिवीजन करते हो तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम गारंटी के साथ ये बात बता सकते हैं कि 90% क्वेश्चन आपका जो है, अगर सिलेबस पढ़ा हुआ रहेगा तो आप मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में मार्क कर जाओगे। और अगर आपका कुछ कॉन्सेप्ट जो हम भीतर से हम जो कंक्लूजन निकाल करके जो आपको दिए हैं, परोसे हैं, अगर वो आपको क्लियर है तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये 98% तक आप कर सकते हो। बाकी एक आध क्वेश्चन फालतू देता है बाबू, उस पर हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अब यहां के बाद आपको ये दिमाग में डाल लेनी है कि जितना नोट्स बनाए हो, जो पढ़े हो, उसको बस मत देना है, उसको बस मेहनत करते चले जाना है, ठीक है। तो चलिए हम ये तो क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा से एक बार उसकी तरफ हम देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर
इसमें से जो दिया गया एरर है वो कौन सा एरर जो है सिस्टमेटिक एरर में आता है। सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा एरर होता है जो सिस्टम के द्वारा एरर प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, यानी कि सिस्टम ही उस एरर के लिए जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब कि कोई भी डिवाइस बना हुआ है, वो जो है उसका जो मीटर है वो मीटर में डस्ट भर गया है, पूरा का पूरा गंदा हो गया है, सही से हम देख नहीं सकते हैं, तो एरर किसके वजह से आ रहा है? ऑब्जर्वर की वजह से नहीं आ रहा है, वो एरर जो आ रहा है वो डिवाइस की तरफ से आ रहा है। तो उस तरह का एरर सिस्टमेटिक एरर। बहुत सारे एरर, जैसे कि अब डिजिटली हो गया है, तो डिजिटली में कहीं कोई डिवाइस में कोई कंपोनेंट खराब होगा तो उसके वजह से एरर आ रहा है, तो एरर वो एरर क्या होगा? सिस्टमेटिक एरर होगा। तो अब बढ़ते हैं हम इसके ऑप्शन की तरफ देखते हैं। तो पहला इसमें दिया है मैकेनिकली एरर। मैकेनिकल एरर, मैकेनिकल एरर कहने का मतलब कि जो डिवाइस काम करता है उसके अंदर कंपोनेंट के बीच में मूवमेंट होता है। पहले तो एसी पर सिर्फ काम करता था तो उसमें दिखाई देता था, लेकिन अब तो हमारा डीसी बन चुका है, तो उसमें भी कोई कंपोनेंट खराब हो तो वहां से अगर करंट पास करेगा तो सही से काम नहीं कर पाएगा, डिवाइस सही से काम नहीं करेगा तो एरर जनरेट करेगा। यानी कहीं ना कहीं मैकेनिकल फोर्स के कारण वो एरर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस हो तो हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक एरर ही है। मतलब पहला ऑप्शन तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है सिस्टमेटिक एरर में चला जाएगा। दूसरा इसका है रेंडम एरर, तीसरा है हमारा ग्रॉस एरर, और हमारा दिया है, इसमें क्या दिया है? तो बोथ ए एंड बी। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि ये रेंडम एरर जो है एक ऐसा एरर होता है, रेंडम एरर, जो कि हम पता ही नहीं कर पाते। तो कि एरर तो आ रहा है, तो कैसा एरर है? तो रेंडम एरर है, ठीक है ना। मतलब कहता है कि रेंडम मतलब अचानक, मतलब उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये एरर आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिस्टमेटिक एरर भी हो सकता है और दूसरा ऑब्जर्वेशनल एरर भी हो सकता है, ये दोनों में आता है, ठीक है ना। ये रेंडम एरर जो होता है ये दोनों में आता है। तो हम देख रहे हैं कि मैकेनिकल एरर तो सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है, और ये भी जो है हमारा रेंडम एरर भी हमारा इंडिकेट कर रहा है किसके तरफ? सिस्टमेटिक एरर के तरफ। तो हमारा यहां पे दे रहा ऑप्शन डी में क्या दे रहा है? बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों हो सकता है। तो हाँ जी, बिल्कुल ये दोनों हो सकता है, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन अगर हम मार्क करें तो इसका डी होगा, इसका सही ऑप्शन। बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल क्लियर हो रही है, तो इसे भूलना नहीं है। हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो यहां पे दिया है, कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, ध्यान से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिड्यूस्ड बाय केयरफुल रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग द डेटा। कहने का मतलब है कि इसमें से जो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो दिया है एरर, कहता है इज रिड्यूस्ड, वो क्या हम कर सकते हैं? उसको रिड्यूस कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? बाय केयरफुल रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग द डेटा। कहने का मतलब कि ये जितना भी एरर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सब में हम कह सकते हैं कौन सा ऐसा एरर है जिसको हम बारीकी से, सही से हम देख करके, बढ़िया से उसको देखते हुए और उसको हम लिखते हुए ध्यान से उस एरर को हम कम कर सकते हैं। तो हम यहां पर से देखते हैं, पहला तो हमारा है रेंडम एरर, दूसरा जो है हमारा सिस्टमेटिक। ये तो सिस्टम के द्वारा आता है, इसमें ऑब्जर्वर क्या करेगा? आप ध्यान से देख रहे हैं, अंदर से एरर खराब आ रहा है, अंदर के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही एरर मिल रहा है, तो हम ध्यान से देखें या नहीं देखें उससे कोई मतलब हमें नहीं है, मतलब सिस्टमेटिक एरर तो होगा नहीं। अब बचा क्या? रेंडम एरर। ये रेंडमली ये प्रोड्यूस होता है, दोनों के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये अचानक से होता है, मतलब कि हम केयरफुल रीडिंग करें या फिर हम सही से देखें तो उस पर भी कुछ 1-8% डिपेंड करता है, लेकिन ये ज्यादातर केस में कहां से एरर आया ये ही नहीं पता कर पाते हैं, इसीलिए इसको रेंडम एरर कहा गया है। अभी इसको हम होल्ड करते हैं, बाकी आते हैं नीचे। नेक्स्ट है ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, मतलब कि हम ऑब्जर्वर मतलब यूजर जो उसको यूज कर रहा है। अब हम देख रहे हैं तो सही से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, अगर सही से नहीं देख रहे हैं तो एरर आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम पूरा का पूरा इसका जो जिम्मेदार है
इस ईरर का वो पूरा का पूरा जिम्मेदार देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर ही है, और ऑब्जर्वर के द्वारा जो ईरर आता है उसको ऑब्जर्वेशनल ईरर भी बोलते हैं, और ग्रॉस ईरर की कैटेगरी में भी उसको रखा जाता है। तो यहां पे अगर हम केयरफुल ढंग से उसको रीड कर ले और उस डेटा को लिख ले तो हम इस ग्रॉस ईरर को हम रिमूव कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। 100% ईरर को खत्म नहीं किया जा सकता है, इतना आप मान लीजिए। तो कहा क्या, रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हो। तो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा ग्रॉस ईरर। बाकी सिस्टमेटिक ईरर क्या है, रैंडम ईरर क्या है, इसके बारे में हम इसके पहले क्वेश्चन में हम डील कर चुके हैं। इतनी बातें क्लियर हो रही है। तो ये हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रॉस ईरर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या करा है, जरा से इसे हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये यहां पे क्या करना है, यहां पे इसको फिल करना है। ये सबको किसी को भी फिल कर लो, जो सुटेबल इस पे बैठता है उसका आंसर यही होगा, इस सब में से कोई एक होगा। तो यहां पे देखते हैं, कहता है इंडिकेट्स, ठीक है ना, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सब में से कह रहा है इंडिकेट्स। ये जो है ये इंडिकेट करता है क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू विद द एक्चुअल वैल्यू। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये सारा का सारा इसमें से कोई एक उठा करके रख दे और वो इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद द एक्चुअल वैल्यू। कहने का मतलब जो आपने वैल्यू मेजर किया है वो वैल्यू और एक्चुअल में आपका जो वैल्यू है, जैसे कि वोल्टमीटर में हम रीडिंग लिए, वोल्टमीटर में एक बैटरी का रीडिंग हम ले रहे हैं और रीडिंग में हमारा जो आता है वो सपोज हम ले लेते हैं 99 वोल्ट आता है, जबकि उस बैटरी में जो सोर्स जो सोर्स है उसमें वोल्टेज की अगर बात करें तो वोल्टेज 100 वोल्ट उसमें है। तो ये बताओ कि ये 99 वोल्ट आपने मेजर किया और ये एक्चुअल उसका डेटा है, उस बैटरी का डेटा है जो उसने 100 वोल्ट जो है वोल्ट को स्टोर करके अपने पास रखे हुए। तो ये कितना क्लोज है, 100 वोल्ट से कितना क्लोज है। और क्लोजनेस की जहां बात करते हैं वो हमारा होता है क्या, एक्यूरेसी। कितना एक्यूरेट, कौन सा डिवाइस कितना एक्यूरेट मेजर कर रहा है, मतलब कितना एक्चुअल वैल्यू के तरफ वो बढ़ रहा है। एक डिवाइस जो मेजर करता है 99.5%, 99.5 वोल्ट, एक मेजर करता है 99.8 वोल्ट, एक मेजरमेंट लेता है 99.001 वोल्ट। तो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट कर रहा है, मतलब एक्यूरेसी बता रहा है। तो यहां पे ये जो फुल यहां पे जो फील होगा वो क्या हम फील करेंगे, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, तो ये एक्यूरेसी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अब इसमें बात करते हैं रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन क्या है, तो रिजोल्यूशन में एक तरह से हम ये कर सकते हैं डेसिमल के कितना प्लेसेस तक वो मेजरमेंट दे रहा है। अगर वो डेसिमल के ज्यादा प्लेसेस तक दे रहा है मतलब कि वो एग्जैक्टली जो है रिजॉल्व, उसको जो है ईरर जो आने का चांसेस है उसको रिजॉल्व करते जा रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। और नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी करने का मतलब कि हम इनपुट में क्या दे रहे हैं और आउटपुट में क्या मिल रहा है, कितना का चेंज मिल रहा है, वही सेंस करता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है ना, मतलब इनपुट में हम दे रहे हैं कुछ, इनपुट में हम चेंज कर रहे हैं कुछ और आउटपुट में चेंज हो रहा है कुछ। इन्फिनिटेसिमल चेंज इन आउटपुट टू द इन्फिनिटेसिमल चेंज इन इनपुट। कितना स्मॉल से स्मॉल चेंज हम लोग आउटपुट में और इनपुट में जो रेशियो लेते हैं वही हमारा होता है सेंसिटिविटी। क्लियर हो गया। और एक है प्रिसीजन। प्रिसीजन करने का मतलब कोई मेजरमेंट आप लिए वोल्टेज से रिलेटेड या करंट से रिलेटेड या फिर और कोई क्वांटिटी ले लो उससे रिलेटेड जो विस्तार से जानकारी दे, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन और रिजोल्यूशन ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है बहुत बार स्टूडेंट को। ये लेक्चर में भी हम क्लियर किए हैं और यहां पे भी आप लोग समझ सकते हो। ये रिजोल्यूशन भी कहता है डेसिमल के कितना प्लेसेस तक मेजर कर रहे हो, और ये प्रिसीजन भी कर रहा है कि विस्तार से हम इसका हम डिटेल्स आपको देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये और ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में बस सिंपल सा ये समझ लो कि डेसिमल के प्लेसेस तक दे तो रहा है, ये भी डेसिमल के प्लेसेस तक देगा। इसमें कोई सोचने वाली समझने वाली बात नहीं है, बस
फर्क क्या है कि ये रिजोल्यूशन एक्चुअल वैल्यू के लिए बताएगा, लेकिन ये प्रिसीजन जो है ये एक्चुअल वैल्यू से इसको कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब ये है कि 10 हम एक ही डेटा को 10 बार मेजर किए, 10 बार हमारे पास रिजल्ट आया, सब आपस में क्लोज है कि नहीं, है ना। अगर आप कोई भी जगह पे गए और वहां पे अगर लड़ाई चल रही है, लेट कर लेते हैं, तो लड़ाई अगर चल रही है तो आप एक बंदे से पूछो क्या रीजन है, वो कुछ बता दिया, दूसरा पूछा, दूसरे से पूछो वो कुछ बता दिया, तीसरे से पूछो वो भी बताया, चौथे से पूछो वो भी बताया, 8-10 व्यक्ति से पूछ लो वो बता दिया कि हाँ जी ऐसा ऐसा है। तो इस तरह से आपके माइंड में आएगा कि हाँ ये तो बात सही है, ये जो रीजन दे रहा है सब ये सही दे रहा है, और उसी को आप सही मान लोगे। बात समझ में आ रही है। और आपसे कोई भी पूछेगा तो विस्तार से उसका जानकारी आप आराम से दे सकते हो। तो ये जो नॉलेज आपके पास हुआ ये प्रिसाइज नॉलेज हुआ, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल बात क्या है, अगर उसी बंदा से जो लड़ाई किया है उससे पूछा जाए तो कहेगा नहीं नहीं तुमको कौन बता दिया, ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है, ये बात जो है वो तो कुछ और ही। बात समझ में आ गई। तो यानी कि ये सच्चाई की तरफ ये जरूरी नहीं है कि ये जाएगा, जा भी सकता है, ऐसा कोई हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं जाएगा, लेकिन ये जो है 100% सच्चाई की तरफ ये जाएगा, यानी कि ट्रू वैल्यू की तरफ जाएगा। और इसका जो है मेजर्ड वैल्यू से ही रिलेशन है आपस में, मेजर्ड वैल्यू के बीच में कितना क्लोजनेस को दिखाता है ये बताता है प्रिसीजन, जबकि रिजोल्यूशन में ट्रू वैल्यू ये बात ही करेगा और ये डेसिमल के प्लेसेस तक लेगा, इसी को हम लोग कहेंगे रिजोल्यूशन। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन जो हम देखे यहाँ पे, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय डीसी पोटेंशियोमीटर। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, इसमें से जो क्वांटिटी दिया है कहता है इज मेजर्ड, इसको मेजर किया जाता है किसके द्वारा, बाय डीसी पोटेंशियोमीटर। तो डीसी पोटेंशियोमीटर के द्वारा कौन सी क्वांटिटी को हम मेजरमेंट करते हैं, उसका कुछ ऑप्शन बनाया हुआ, जैसे दिया हुआ है रेसिस्टेंस, दूसरा दिया हुआ है इंडक्टेंस, तीसरा दिया हुआ है वोल्टेज, और चौथा दिया हुआ है ए एंड बी। तो आप समझ लीजिए पोटेंशियोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जो पोटेंशियल को मेजर करता है, दैट मींस वोल्टेज को मेजर करता है। क्लियर हुई बात। तो पोटेंशियो से ही आप यहां से पोटेंशियोमीटर को ही अगर आप ब्रेक करोगे तो यहां से निकल के आएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल प्लस मीटर, यानी कि ऐसा मीटर जो पोटेंशियल को मेजर करे। कहता है आपके पास कितना पोटेंशियल है, मतलब आपके पास कितना एनर्जी है, कितना ताकत है आपके पास। तो कहता है ऐसा मीटर जो एनर्जी को मेजर करे, यानी कि कोई भी डीसी पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं तो डीसी वोल्टेज को मेजर करेगा। यहां पे अगर डीसी वोल्टेज रहता तो ज्यादा एक्यूरेट था, लेकिन अब है नहीं तो काम तो चलाना पड़ेगा ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही होगा। बाकी रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और ये जो हमारा है ये फालतू है। बात क्लियर हुई। तो ये समझ में आया कि कैसे किस तरह से ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझते हैं और पकड़ के चलते हैं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7 जिसका एनालिसिस हम लोग देखें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैथोड रे ट्यूब। अब आपको अगर कैथोड रे ट्यूब के बारे में अगर मालूम है, सीआरओ और सीआरटी अगर आपको मालूम है तो आप इजिली इसको सॉर्ट आउट कर लोगे। सबसे पहला हम देखते हैं कि इसमें दिया है डिफ्लेक्शन, दूसरा यहां दिया है, पहला दिया इलेक्ट्रॉन, दूसरा दिया डिफ्लेक्शन, तीसरा दिया है फ्लोरोसेंट स्क्रीन और चौथा दिया ऑल ऑफ द अबव। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि सीआरटी जो होता है कैथोड रे ट्यूब होता है, कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रॉन गन होता है। इलेक्ट्रॉन गन से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और डिफ्लेक्शन क्या होता है, तो डिफ्लेक्शन सिस्टम की बात की जा रही है, डिफ्लेक्शन सिस्टम भी होता है। अरे डिफ्लेक्शन प्लेट होता है, वही तो इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करवाता है। और तीसरा हमारा फ्लोरोसेंट स्क्रीन। बाबू एक बात समझ लीजिए कि जो स्क्रीन जो होता है उसका वो कोटेड रहता है, ठीक है ना, उसको कोट किया जाता है, उसको कलर किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बीम है जब उससे स्ट्राइक करे, उससे टकराए तो टकराने के बाद वो एक चमक पैदा करे, एक ग्लो शो करे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको फ्लोरोसेंट हम स्क्रीन के नाम से जानते हैं। तो ये भी देख रहे हैं ही, ये भी है ही और ये भी है ही। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा,
जब डी दे दिया है तो हम तो यही लगाएंगे, है ना। नहीं दिया रहता, कुछ और ऑप्शन चेंज रहता तो ये सब में से सिलेक्शन हम करते। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, फिर डॉटेड दे दिया, मतलब इस सब में से इसको इसमें क्या करना है, भरना है। कहता है इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन। कहने का मतलब डीले लाइन होगा जो इसको सिंक्रोनाइज करेगा। सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या होता है, आप ये सिंपल सा बात समझ लो, सिंक्रोनाइज जहां भी वर्ड यूज करे इसका मतलब दोनों में साझा बैठाएगा, ठीक है ना। शादी होता है, दो तरफ से, एक लड़का की तरफ से एक लड़की की तरफ से, दोनों को मिलाने का काम कौन करता है, मिलाने का काम करता है अगुआ। बस समझ लो अगुआ ही यहाँ पे सिंक्रोनाइज का काम करेगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन और वर्टिकल डिफ्लेक्शन के बीच में जो साझा बैठाएगा वही अगुआ होगा, और अगुआ का नाम बताना है आपको। तो इसमें डीले लाइन करता है, वो आपको पढ़ाया हुआ है, ये बात आप दिमाग में डाल लो। दूसरा है ट्रिगर सर्किट, तीसरा है पावर सप्लाई, और चौथा है नॉन ऑफ द अबव। आप ऐसा समझ लो कि अगर दोनों में साझेदारी नहीं बैठ रहा है, मान लो ये लड़की वाला है, ये लड़का वाला है, इसको एल डैश से शो करते हैं, और बीच में है अगुआ। ये कहेगा हम यही रहेंगे, ये कहेगा हम यही रहेंगे, क्या करेगा, बोलेगा तुम डाउन करके आओ यहाँ, और इसको बोलेगा आप डाउन करके जाओ ऊपर। कहने का मतलब एनर्जी को बूस्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, एनर्जी को बूस्ट करेगा। इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिगर सर्किट दिया हुआ है, आप ट्रिगर सर्किट को मार्क कर दो, बस कुछ का सोचना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। ट्रिगर सर्किट क्या करता है, पर्टिकुलर वोल्टेज को टाइम टू टाइम क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। प्रोड्यूस करता है मतलब कि सिग्नल में एनर्जी को बूस्ट कर रहा है, एनर्जी को बूस्ट कर रहा है, तो यही तो साझेदारी बैठाएगा। तो प्लेट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और एक होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। एक जो है डायरेक्ट हम सप्लाई से जोड़ते हैं, और दूसरे को हम लोग डीले लाइन से पास करते हुए, ट्रिगर सर्किट से पास करते हुए दूसरे को हम कम्युनिकेट करते हैं। ये क्या होगा, ट्रिगर सर्किट होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रिगर सर्किट ही है जो ऐसा कर सकता है। बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हुए नहीं रहते हैं, मतलब कि नहीं भी पढ़ा हुआ है और पहुंच गया, क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना है, यही सब पॉइंट यहाँ पे आप लोग को समझना है, कुछ कुछ आ जाएगा। ऐसे तो ये सब पढ़ाया हुआ है, आपको सोचना नहीं है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, फॉर ए डिफ्लेक्शन वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट, डिफ्लेक्शन वोल्टेज दे दिया है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है डिफ्लेक्शन ऑन द सीआरओ स्क्रीन इज 30 mm, यानी कि डिफ्लेक्शन वोल्टेज दे दिया है, और डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्ट कितना कर रहा है स्क्रीन पे। कहने का मतलब कि अगर एक हम सीआरओ, एक ऐसे ही हम एक डायग्राम बना लें, ये हम ले लेते हैं, ये जो सेक्शन है हमारा सीआरटी का है, और यही जो हमारा है ये स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन है। देखो ये जो है हमारे पास ये स्क्रीन है, देखो ये जो है ये क्या है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ठीक है ना। ये स्क्रीन है, बोलता है कि ये स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन पर बीम जो जाएगा कहीं ना कहीं तो टकराएगा, डिफ्लेक्शन तो हो, डिफ्लेक्ट होगा और स्ट्राइक होगा। इस इधर से जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट की मदद से यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये पॉइंट जो है स्ट्राइक करके टकरा गया। तो कहता है कि ये जो स्क्रीन है, यह स्क्रीन में डिफ्लेक्शन जो होता है उसका दिया है कितना, 30 mm। तो कहता है द डिफ्लेक्शन फैक्टर ऑफ सीआरओ इज, मतलब कहता है डिफ्लेक्शन फैक्टर है क्या, टोटल डिफ्लेक्शन फैक्टर हमको बताओ। कहने का मतलब कि टोटल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इतना, डिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, 30 mm। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होगा जो हमें ये आइडिया देगा कि सीआरओ स्क्रीन पे किस रेशियो में कितना हम वोल्टेज देंगे तो कितना mm जो है रेफरेंस लाइन से ऊपर या फिर नीचे वो स्ट्राइक करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम लोग जो लेते हैं वो वोल्टेज अपॉन क्या लेते हैं, तो हमारा डिफ्लेक्शन ऑन द सीआरओ स्क्रीन, यानी कि ये मीटर में लेते हैं बाबू, ठीक है ना, V अपॉन एम। अब देखो सारा का सारा V अपॉन एम ही दिया है, वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज कहाँ है,
15 वोल्ट। और दूसरा क्या दिया है, ये स्क्रीन पे कितना लिया है 30 mm, तो कितना लिया है 30 mm, ये कितना है बाबू 30 है, और mm है, लेना किस में है मीटर में है, तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर हम ले सकते हैं, तो 10 रेज टू दी पावर कितना ले सकते हैं, तो -3 ले सकते हैं। ये काट दो, 15 दूना कितना हो गया 30, है ना। अब ये अगर ऊपर चला जाता है तो 10 रेज टू दी पावर 3 है, तो इसको लिख क्या सकते हैं 1000, दो से काट दो कितना आ जाएगा 500। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2, बोलो 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2, देखो ऑप्शन में 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2। बात समझ में आया, तो इस तरह से इसको मार्क करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है हमको कोई आइडिया नहीं है, हम नहीं जानते इसके बारे में, ऑप्शन में आ जाओ, V/M दिख रहा है, कुछ सोचना ही नहीं है, वोल्टेज को उस क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, जो आएगा सो आएगा। देख लो मीटर में, हाँ अगर मिलीमीटर में होता तो मिलीमीटर में ही छोड़ देते। बात समझ में आया, तो ये दिमाग में रख के चलना है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा तो बैठे हुए। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा सही ऑप्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है ना। तो कहता है इट कैन नॉट बी कैलिब्रेटेड एट लो फ्रीक्वेंसी। सेकेंड कहता है इट ऑब्जर्व पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली नो पावर फ्रॉम सर्किट अंडर टेस्ट। जब टेस्ट करते हैं उसको, मतलब कि ऐसे ही अब मार्केट में नहीं भेज देते हैं उसको, जब टेस्ट करते हैं कि हाँ ये कैसा काम कर रहा है, तो उस सिचुएशन में प्रैक्टिकली देखा जाता है, तो जो हम पावर देते हैं वो पावर सोर्स से क्या करता है, तो ये वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर उस पावर सोर्स से कोई भी अपना नहीं लेता है, कोई भी सप्लाई उससे, जैसे कि हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। और अगर ये डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर से हम मेजरमेंट ले रहे हैं, और जिसका हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं, वोल्टेज का मेजरमेंट करने जा रहे हैं, अब वोल्टेज सप्लाई से ही कुछ पावर ले रहा है, मतलब कभी भी सही रीडिंग देगा नहीं देगा। और ये बना कब था, जब कन्वेंशनल हमारा वोल्ट मीटर जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था, उसके बाद ये बना था। तो यानी कि अच्छा ही था, तभी तो यानी कि इसमें होगा, तो नहीं लेगा, तो ये बात तो सही बोल रहा है। दूसरी बात कहता है इट कैन नॉट बी कैलिब्रेटेड एट लो फ्रीक्वेंसी, तो ये बात सही है। लो फ्रीक्वेंसी पे इसमें नहीं बनाया जाता है, मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी पे अगर आप देते हो इसमें, जैसे पहले हमारा मूविंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट आता था, उसमें ज्यादा का ज्यादा सप्लाई देना पड़ता था मेजरमेंट के लिए, खास करके बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दिया है इसका इट कैन नॉट बी कैलिब्रेटेड एट लो फ्रीक्वेंसी, इसको लो फ्रीक्वेंसी पे कभी भी आप नहीं कर सकते हैं काम। जब भी आप कीजिएगा तो उसका जो है फ्रीक्वेंसी जो होगा ज्यादा ही होगा, लेकिन ऐसा ये नहीं आप मान के चलिएगा कि इसमें पावर कंजम्पशन वगैरह जो होगा वो ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका जो होगा ये दोनों ऑप्शन सही होगा, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे मार्क करोगे। तो ये आप माइंड में रख करके चल सकते हो, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है इसमें से आपका रिपीट कर जाए, आंख बंद करके पहले इसको रट जाना है, ठीक है। तो हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय मल्टीमीटर। देखो अब मल्टीमीटर जब पढ़ाए थे आप लोग को, तो मल्टीमीटर के बारे में हम एक बात बताए थे। अब ये बताए थे कि वैसा मीटर जिसको हम मल्टीपल ढंग से यूज कर सके, मतलब इसमें मेजरमेंट क्या क्या हम कर सकते हैं। पहला मेजरमेंट हम लोग करते हैं, सुन लो बात ध्यान से, पहला मेजरमेंट करते हैं वोल्टेज का, दूसरा हम लोग मेजरमेंट करते हैं करंट का, तीसरा मेजरमेंट हम लोग करते हैं रेसिस्टेंस का, चौथा हम लोग किसी सर्किट का कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है ना। अब वोल्टेज में बात करते हैं तो एसी वोल्टेज को ही मेजर करता है, अगर हम कहें तो ये डीसी वोल्टेज को ही मेजरमेंट करता है। इसका बात करें तो ये भी एसी को मेजरमेंट करता है और डीसी को मेजरमेंट करता है। अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस का मेजरमेंट का कंटिन्यूटी, ये तो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आइए। डीसी वोल्टेज सही है, एसी वोल्टेज सही है, बोथ ए एंड बी
ये भी सही है। तो ये करंट से रिलेटेड भी अगर रहता तो हम यहाँ पे 100% श्योर थे और हम मार्क करते। बात समझ में आया? मल्टीमीटर में हर एक बात को क्लियर किया गया है। आप बेहतर ढंग से अगर नहीं समझ पाए हो, लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देखो, वो समझ में आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा था, इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कहता है क्यू फैक्टर ऑफ ए कॉइल इज। अब आपको बताना है, तो क्वालिटी फैक्टर में क्यू फैक्टर, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी फैक्टर। हम बताए थे क्यू फैक्टर में हम यह बताए थे, क्यू फैक्टर में हम बताए थे एक्सएल अपॉन आर होता है। ठीक है ना? एक्सएल को ही आप लिख सकते हो ओमेगा एल प्लस आर। ठीक है ना? तो आप देख लो, ओमेगा एल प्लस आर दिया हुआ है। ठीक है ना? आर प्लस ओमेगा एल अपोजिट हो जाएगा, जो कि होगा नहीं, और ये जो है हमारा ये भी नहीं होगा, बच गया। क्लियर? याद रहेगा फॉर्मूला तो 100% आप मार्क करोगे, याद नहीं रहेगा तो आप घूमते रह जाओगे, एक दूसरे से पूछते रह जाओगे, और कोई हेल्प करेगा, जनरली कोई हेल्प कर भी देता है एग्जाम में, और कई बार हेल्प नहीं भी हो पाती है, गलत सलत भी बता देगा। ठीक है ना? तो इसीलिए अपने आप पर आप भरोसा रखें। जो पढ़े हो द पॉलिटेक्निक क्लासेस का आपके पास जो नोट्स है, उस नोट्स पे आप भरोसा करो, पढ़ो, मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने के बाद आपके फेस पे बिल्कुल एक स्माइली आना चाहिए। ठीक है? तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या फिर हम कह सकते हैं ये सिग्नल की जगह पे हम लिख सकते हैं क्वांटिटी, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन आप एक बात समझो, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही क्यों बोलेंगे? सिग्नल बाबू जहां पे भी हम यूज कर दें, मतलब कि वहां से इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। अब अगर हम नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, कहने का मतलब हम कुछ बोल रहे हैं, तो यहां से आवाज जा रही है माइक के अंदर, माइक में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल में, तो ये इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिसिटी में जो कन्वर्ट हुआ, वो बेसिकली मेरा ये जो बात जो बोला हुआ है, जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हो, ये बात जो हम बोल रहे हैं क्या है? इंफॉर्मेशन ही तो है, वहां से हम निकाल सकते हैं। इसीलिए हम नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में सिग्नल की बात कही गई। ठीक है ना? हालांकि क्वांटिटी भी रहता तो भी आपको सोचना नहीं था, सिग्नल भी दिया तो भी सोचना नहीं है। अब बढ़ते हैं, पहला कर दिया एम्पलीफायर। तो आप लोग ट्रांसड्यूसर पढ़े होंगे, हम तो ऑप्शन छोड़ दो भी, ट्रांसड्यूसर पढ़े होंगे, उसमें हम सीधा सा ये जानते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, माइक क्या है? ट्रांसड्यूसर। क्योंकि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को साउंड है, इसी को कन्वर्ट कर रहा है किस में? इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा तो हमारा इलेक्ट्रिकल तो हो ही जाएगा ना, यानी सिग्नल में। तो यानी माइक क्या है? ट्रांसड्यूसर। तो देखो रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफिकेशन प्रोसेस करता है, जिसमें हम लोग एक, जैसे कि एक साइनोसॉइडल वेव को, अगर साइनोसॉइडल सिग्नल को अगर हम भेज रहे हैं, तो उसका एक हाफ साइकिल कट कर देता है, दूसरे को पास कर देता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर फुल वेव रेक्टिफायर कर ले तो दोनों का दोनों फेज को पास कर देगा, तो फुल वेव मतलब कि 100% सिग्नल को पास कर दिया, और 0.5% यानी 50% सिग्नल को पास किया और 50% को रोक दिया, तो हाफ वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर मतलब होता है एक तरह से सिग्नल को हम कितना पास करें, कितना परसेंट हम रेक्टिफाई करें। ठीक है ना? छान ले, कितना छान ले और कितना पास होने दे। बात समझ में आया? एम्प्लीफिकेशन मतलब सिग्नल के एम्पलीट्यूड को, इंटेंसिटी को हम कितना बढ़ाएं। बात समझ में आया? जैसे कि अभी आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं पढ़े हैं ढंग से, वो नर्वस होंगे, तो अगर कोई टीचर अगर उसके पास जो अभी धैर्य नहीं है, उसमें अगर वो कुछ मोटिवेशन दे देता है, तो क्या हो जाएगा? बूस्ट कर देगा उसके एनर्जी, जो कि अभी लो लेवल पे बैठा हुआ था, उसको बस उठा करके एक सही लेवल पे लेके चला गया। ठीक है ना? तो मतलब कि उसका जो एनर्जी था उसको बूस्ट कर दिया, उसको एम्पलीफाई कर दिया। बात समझ में आया? तो ऐसा डिवाइस जो सिग्नल की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है ना, लेकिन शेप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तब उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर में हम बता दिए। और तीसरा है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर, अब ये कह सकते हैं, आपको पढ़े भी होंगे,
हालांकि ट्रांसफॉर्मर में ये होता है ना कि जो हम एग्जैक्टली हम पावर को हम भेजना चाह रहे हैं तो जितनी की रिक्वायरमेंट है उतना ही हम भेजें, फालतू का हमारे पास इतना नहीं है कि हम सब जगह वेस्ट करते चले, ठीक है ना। तो एक बड़े स्टेशन से, पावर स्टेशन से आपके ट्रांसफार्मर तक पहुंचता है वो पावर, ठीक है ना। और ट्रांसफार्मर उसको क्या करता है, जितना जरूरत है एरिया में ना बस उतना ही रखता है, उतना ही भेजता है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है, जितना जरूरत है उतना ही दो और बाकी को रखो। बात क्लियर हुआ। तो ट्रांसफार्मर इसी तरह, इसीलिए ट्रांसफार्मर को दो तरीका से बनाया जाता है, एक को बोला जाता है स्टेप अप और दूसरा को बोला जाता है स्टेप डाउन, ठीक है ना। स्टेप डाउन में क्या होता है कि जो भी पावर आ रहा है जितना जरूरत है उतना ही भेजेगा। स्टेप डाउन मतलब कि पावर को कम भेज दिया। स्टेप अप मतलब जितना आ रहा है वहां से अब क्या करना, स्टेप अप उस जो पावर जो आया है ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा उसको बढ़ा करके क्या करेगा, भेजेगा उस एरिया में, ठीक है ना। तो जितनी जरूरत है उसके हिसाब से यूज करते हैं। तो ये तो हमारा है, लेकिन क्या कन्वर्ट कर रहा है, कोई हम एंगल से नहीं देख रहे कन्वर्ट कर रहा है तो क्या होगा, ट्रांसड्यूसर। बात समझ में आ रही है। तो ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, कहता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी कि सेंसिटिविटी जो है, रुको, सेंसिटिविटी जो है ये सेंसिटिविटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। बाबू आंख बंद करके ये दिमाग में डाल लेना कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल, यही पे अगर इसका जो है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा और फ्लक्स में चेंज ज्यादा होगा तो वहां पे हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं तो कम जाएगा। अभी ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे ना, उसी में नंबर ऑफ टर्न्स ले लो। बात समझ में आ गई। तो ये अब यही ट्रांसफार्मर में अगर कहें नंबर ऑफ टर्न्स, ये प्राइमरी वाइंडिंग में है और नंबर ऑफ टर्न्स ये सेकेंडरी वाइंडिंग में है। प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो और इसमें कम रखो तो इधर पावर क्या जाएगा, कम जाएगा बाबू, पावर कम जाएगा। अगर हम कहें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कम रखो, सेकेंडरी में बढ़ा दो तो क्या होगा, यहां से हमारा इसमें जो जाएगा इधर क्या जाएगा, तो ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। इसको स्टेप अप बोलते हैं और इसको स्टेप डाउन बोलते हैं। तो इसमें सेंसिटिविटी, यही तो बोल रहा है सेंसिटिविटी। ये गैल्वेनोमीटर जो बनाया जाता है उसमें भी हमारा बाइंडिंग का खेला है, ये बात दिमाग में डाल लेना पहला, ठीक है ना। इसमें भी बाइंडिंग का खेला ही है। तो ये ट्रांसफार्मर की हेल्प से आपको हम समझाना चाह रहे हैं। और आगे गैल्वेनोमीटर में जो हम पढ़ाए थे तो उसमें हम मेंशन हम किए थे, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स का ही खेला है, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा। बाकी एरिया ऑफ कॉइल कोई मतलब नहीं है, जितना थिक से थिक दे दो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जितना थिन से थिन दे दो, ज्यादा दे दो तो वो हमारा काम करेगा, फायदा करेगा। तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब इसमें से कौन सा सही है, पीएमएमसी के केस में आपको बताना है। इट्स अ स्केल इज लीनियर, इट्स अ स्केल इज नॉन लीनियर, इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एसी क्वांटिटी ओनली, ठीक है। तो इसमें से आपको ये समझना चाहिए कि जब पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट आप पढ़े थे, आप सिंपल आप वहां पे आप बात करते हैं, ऐसा करो आप पढ़े होंगे सीरीज एलआरसी सर्किट, जिसको बोलते हैं क्यू मीटर, ठीक है ना। क्यू मीटर में क्या बताए थे, क्यू मीटर में बताए थे ये हमारा एल है, ये हमारा आर है और ये हमारा यहां पे कनेक्ट किए थे क्या, सी, यही था ना। लेकिन यहां पे हम कनेक्शन एक दिए थे जिसको बोल रहे थे कि पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, और हम ये बताए थे कि ये सही से काम करे उसके लिए एक रजिस्टर को हम यहां पे कनेक्ट करते हैं और यही रजिस्टर की वजह से उसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर शो करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका स्केल क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तभी तो लीनियर बनाने के लिए हम उसका यूज कर रहे थे। बात समझ में आ रही है। तो इसका ये जो होगा बी जो होगा सही ऑप्शन होगा नॉन लीनियर के केस में, ठीक है।
अब आगे की ओर मूव करते हैं। ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सब कुछ बताया हुआ है बाबू, अगर आप सही से अगर पढ़े हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो जो कुछ भी हम जो भी थेसिस दे रहे हैं, समझा रहे हैं, सब बाहर से था, बाहर से है एक भी कुछ। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एसी एंड डीसी क्वांटिटी। कौन सा ऐसा है जो एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है? आइए, पीएमएमसी टाइप, द एएमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव। तो आप माइंड में ये बात डाल लीजिए कि एसी और डीसी दोनों का मेजरमेंट अगर करना है तो इसके लिए हम बेसिकली एएमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें दोनों का दोनों मेजरमेंट कर पाता है। क्लियर हुई बात? तो ये आप लोग याद रखो। अब हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन बच गए? टोटल हमारे पास 18, 19 एंड 20 तीन क्वेश्चन हमारे पास सब बचा हुआ है। देखना ये सब में भी कोई जान नहीं है, आप लोग यूं ही इसको मार्क कर दोगे। देखो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। इसमें से कौन है जो डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पे वर्क करता है और उसी को डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर? सिंपल सा बात है बाबू, कुछ सोचना ही नहीं है, एलवीडीटी, ठीक है ना। लीनियर, वेरिएबल, डिफरेंशियल, ट्रांसड्यूसर। इसी को हम लोग ट्रांसड्यूसर की जगह पे कई बार ट्रांसफॉर्मर भी लिखता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में ही ये काम होता है, इसलिए ज्यादातर केस में इसको मेंशन करता लिखता है लीनियर, वेरिएबल, डिफरेंशियल, ट्रांसफॉर्मर। क्लियर हुई बात? तो ये डिस्प्लेसमेंट पे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे काम करता है। तो ये जो है हमारा इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, रुको, पॉइजन्स रेशियो ऑलवेज लाइज बिटवीन। पॉइजन्स रेशियो जो होता है 0 to 0.5 के बीच में लाई करता है। ये बात आप लोग दिमाग में डाल लीजिए। बोलेंगे सर पॉइजन्स रेशियो पता तो चले, आप थोड़ी बताए हैं, तो आप एक बात दिमाग में डाल लो। जब स्ट्रेन गेज आप लोगों के सिलेबस में शायद तो नहीं है, लेकिन एक बात आप लोग समझ लो, स्ट्रेन जो फोर्स जो अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, कोई भी एक हम ले लेते हैं, एक ऐसा मटेरियल जिस पर हल्का सा फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो उसके शेप में चेंज हो, और शेप में चेंज होगा, इसका डायमेंशन में चेंज होगा, तो इसके रेसिस्टेंस में भी चेंज होगा। और R इज इक्वल टू जानते हैं रो इंटू एल अपॉन ए, यानी कि इसके लेंथ में चेंज हो जाए, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज हो जाए, तो इसके रेसिस्टेंस में ऑलरेडी जो है ये चेंज होना ही है। तो अगर फोर्स लगता है इस पे, अगर फोर्स लगता है इस पे, तो ये दबाएगा, दोनों तरफ से प्रेस होगा, तो दोनों तरफ से प्रेस होगा, दोनों तरफ से प्रेस होगा, तो ये प्रेस होगा, तो ये वाला सेक्शन क्या होगा? फैलेगा ना। अब ये फैलेगा तो ये वाला यानी कि लेंथ क्या हुआ? लेंथ में क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। तो ये अगर फैलेगा और ये अगर प्रेस हो रहा है, तो कहने का मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी घटेगा, घटेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट गया, लेंथ बढ़ गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट गया, लेंथ बढ़ गया, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया? रेसिस्टेंस बढ़ गया। और वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि एरिया और रेसिस्टेंस, क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेसिस्टेंस एक दूसरे के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों में चेंज आ रहा है। तो कहता है कि ये जो लैटरली जो ये चेंज दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें लेंथ में चेंज दिख रहा है और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज दिख रहा है। इसी के दोनों का रेशियो ले लो, उसी रेशियो को बोलते हैं क्या? पॉइजन्स रेशियो। बात समझ में आया? इसके लेंथ में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना चेंजेस हुआ जब हम फोर्स अप्लाई किए, ठीक है ना। तो इसमें इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्लियर हुई बात? तो इसका रेशियो कितना होता है याद रखना। ये तो समझ लिए, लेकिन ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका वैल्यू जो होता है 0 to 0.5 होता है। बात क्लियर हुई? तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बना करके आप लोग जल्दी से वीडियो को बंद कर दीजिए, ठीक है ना। देख लो, कहता है, रुको, Which of the following transducer is used for the measurement of
टेम्परेचर। किसका यूज हम लोग करते हैं? टेम्परेचर के मेजरमेंट करने के लिए। हाँ, तो इसमें देखो थर्मिस्टर, नेक्स्ट दिया है एलवीडीटी, फिर दिया स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज से हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेन फोर्स को, यानी कि किसी भी तरह का फोर्स जो हम किसी भी मतलब ऐसे सेक्शन पे, जैसे बीम, किसी भी बीम कितना टिकाऊ होगा, हम ये लेके चल सकते हैं। कई बार हम लेके चलते हैं ये जो हमारा स्ट्रेन गेज है, तो उसमें हम फोर्स का टेस्टिंग करते हैं। स्ट्रेन फोर्स जो होता है उसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा एलवीडीटी, ये तो बता ही दिए हैं, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ये इसमें तो होगा नहीं। अब एक बच गया हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर मतलब थर्मल प्लस रजिस्टर, मतलब उसके टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस में उसी पे डिपेंड करेगा, वो चेंज करेगा। तो चेंज करेगा तो थर्मिस्टर जो होगा, तो थर्मल प्लस रजिस्टर, मतलब टेम्परेचर में चेंज किए तो इधर रेसिस्टेंस में भी चेंज हुआ, मतलब इस टेम्परेचर को मेजरमेंट कर दिए किससे? विद द हेल्प ऑफ चेंज इन रेसिस्टेंस। बात समझ में आया? तो मेजरमेंट किसका करना था? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का मेजरमेंट तो हो ही रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो बात समझ में आया? देखो जितना भी ऑब्जेक्टिव हम देखें, वो सारा ऑब्जेक्टिव कहां से था? आपके सिलेबस से ही था, कहीं से बाहर से पूछा है? नहीं पूछा है। लेकिन मेजरमेंट बहुत खतरनाक पेपर है बाबू, इसको हल्के में भी मत लेना। कई बार ऐसा इसका पहले का हिस्ट्री रहा है कि क्वेश्चन बहुत घुमावदार जो है पूछता है, ठीक है ना। तो आप टेंशन नहीं लेना है, आपको 2 ईयर का यहाँ से प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। इसमें एक तो मिल ही गया है, एक सेक्शन और आपका रह गया है, ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन आपको लगा देखने के बाद कैसा लगा नहीं कि फोड़ देंगे, बिल्कुल कुछ है ही नहीं है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पे हम लोग मूव करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और तब तक आप लोग इस वीडियो को फिर से, अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से देख सकते हो। बाकी हमें तो लगता है कि इसमें से 100% हम अपना 100% दे चुके हैं और आप लोग को भी बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो नोट्स को पढ़ो, ये से यही सीखना है आप लोग को कि नोट्स छोड़ना नहीं है, हर दम उसको रिवीजन करना है। और ये ऑब्जेक्टिव को एक बार खुद से आप लोग, आपके पास होगा, खुद से उसको मार्क करें, लगाए, उस आंसर से मैच करें, देखिए कि कितना मिस्टेक्स हमसे अभी भी हो रहा है। फिर वीडियो को देखें और उसका एनालिसिस देखने के बाद जितना भी क्वेश्चन है सबको क्लियर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।